हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम जैक बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले हैं, संभावित क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग मेरी कोचिंग के द्वारा लगभग 10 मॉडल सेट तैयार किया गया है, जिनमें हम लोग एक एक मॉडल सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पहला मॉडल सेट को यहाँ पर रेडी करेंगे। इनसे जो जुड़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और उनसे जो जुड़ी और भी क्वेश्चन जो बन सकते हैं, उन सब पर भी हम लोग बातचीत करेंगे कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये मक्का में किसके द्वारा पर परागण की क्रिया होती है? कहते हैं कि पॉलिनेशन इन मैज। यहां पर ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है और भी अलग इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इनसे जो जुड़ा हुआ है, जिससे एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता देंगे। सवाल है कि मक्का में किसके द्वारा पर परागण की क्रिया होती है। तो सवाल जब मक्का का आ जाए तो ये आप ध्यान रखिए, ध्यान इस सब रखिएगा। धान, घास, बांस, धान, घास, बांस, मकई, इन सब में जो परागण की क्रिया होती है वो होता है एनिमोफिली, जिसे हम लोग कहते हैं कि वायु के द्वारा जो परागण होगा। तो ये जल, हाथी, चमगादड़, ये वायु। तो इस मक्के में जो पर परागण की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होता है? तो वायु के द्वारा होता है। तो इनके जो आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? तो ये वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन मिथ्या फल है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट। यहां पर मिथ्या फल, यहां पर बात कर रहे हैं किसका? फॉल्स फ्रूट का, जिसे हम लोग असत्य फल कहते हैं। इसे अलग नाम से भी जानते हैं, झूठा फल हो गया, बोल सकते हैं इसे। तो असत्य फल का मतलब क्या होता है, प्लीज समझ लेते हैं। कहते हैं क्या, ये चीजें आप लोगों को आपको याद होना चाहिए कि ये पोर्शन कहलाता है ओवरी, ये स्टाइल हो गया और ये स्टिग्मा। तो इसके नीचे, ओवरी के नीचे वाला जो पोर्शन है जिसपे ये टिका हुआ, जहां पर ये रखा हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं थाइलेमस, जिसे हम लोग पुष्पासन कहते हैं इसे, है ना। तो कहते हैं क्या कि जो ट्रू फ्रूट होते हैं, जिसे हम लोग सत्य फल कहते हैं, वास्तविक फल कहते हैं, उस फल का जो डेवलपमेंट होता है, उस फल का जो फॉर्मेशन होता है, वो अंडाशय से होता है हमेशा। लेकिन जिस फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्पासन से होता है, थाइलेमस से होता है, थाइलेमस से डेवलप करता है, ये पुष्पासन से करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट कहते हैं उसी को, है ना। तो यहाँ पर जो फ्रूट दिया उनमें से पूछ रहा कौन सा फॉल्स फ्रूट है, कौन सा असत्य फल है। तो ऑप्शन दिया है आम, ये ट्रू फ्रूट है क्योंकि इसका निर्माण, इसका जो डेवलपमेंट होता है वो अंडाशय से। नारियल, कोकोनट, इसका भी डेवलपमेंट ओवरी से होता है। सेब, इसका निर्माण ओवरी से ना होकर इनका निर्माण थाइलेमस से होता है, पुष्पासन से होता है। भिंडी भी एक फल है और इनका डेवलपमेंट कहां से होता है? ओवरी से, इसलिए ये फल है। और ये जो सेब है, सेब का डेवलपमेंट ओवरी से ना होकर कहां से होता है? थाइलेमस से, पुष्पासन से होता है, इसलिए ये फॉल्स फ्रूट के अंदर में आता है। तो सेब क्या हो गया? असत्य फल। चलिए नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन क्या है? कहता है कि पुष्पों में दोनों पुमांग व जयांग, पुमांग का मतलब यहां पर बोल रहे हैं एंड्रोसियम और जयांग का मतलब होता है गायनेसियम। कहते हैं पुमांग और जयांग उपस्थित होने पर कहलाते हैं। यहाँ पर पुमांग का याद कीजिएगा, आप लोगों को जब फ्लावर पढ़ा रहे थे तब आपको बताए थे कि ये जो पुमांग होते हैं, जिससे हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं, इसके इकाई भाग को, यूनिट पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टामेन, जिसे हम लोग कहते हैं पुंकेसर, है ना। और फिर ये जो जयांग है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो गायनेसियम, और गायनेसियम के जो यूनिट पार्ट होते हैं, इनके जो इकाई भाग होते हैं, उसे हम लोग कार्पेल कहते हैं, है ना, जिसे आप लोग हिंदी में स्त्री केसर कहते हैं। चलिए, तो कहते हैं आपको ए फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ बोथ एंड्रोसियम एंड गायनेसियम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? तो ऐसे पुष्प को हम लोग क्या कहते हैं? क्या अपूर्ण पुष्प? नहीं, उत्कृष्ट, इसे उत्कृष्ट, या उसी को परफेक्ट बोले, संपूर्ण, कंप्लीट, या
मोनोक्लेमाइडी। कहता है क्या ऐसे पुष्प जिसमें ये दोनों रहता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दो तरह से आ सकता है इसमें। अगर ये पूछेगा कि उमंग और जयंग दोनों उपस्थित रहे तो इनमें से ये पुष्प क्या कहलाएगा। तो अगर इनमें अगर एक ऑप्शन अगर बाइसेक्सुअल रहता है, दुलिंगी रहता है, तो हम लोग दुलिंगी मानना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बाइसेक्सुअल जो है वो है नहीं, तो मेरे लिए यहाँ पर हो जाएगा परफेक्ट फ्लावर हो जाएगा उत्कृष्ट के लिए, ठीक है। तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं हम लोग। कहते हैं क्या कि नारियल में खाने योग्य भाग होता है। ये जो नारियल हम लोग खाते हैं, नारियल से कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैक बोर्ड में बहुत बार इसको पूछा जा चुका है। तो नारियल का जो खाने योग्य भाग होते हैं उसे हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्म, जिसे को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणपोष। ये नारियल का जो खाने योग्य भाग है तो क्या होगा, भ्रूणपोष। ये हो जाएगा डी नंबर इसका, एंडोस्पर्म, ठीक है। चलिए अब पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं, फूलों में कीटों द्वारा परागण कहलाता है कि पुष्प में जब कीट के द्वारा, ये चीजें आपको याद रखना होगा। इनसे ना बोर्ड एग्जाम में आपका सवाल रहता है कि ये जो सवाल, ये फूल का बात हम नहीं करेंगे, यहाँ पर ये जो परागण है फूलों में कीटों के द्वारा परागण किन किन के द्वारा परागण होता है, मतलब हम यहाँ पर पॉलिनेशन के जो एजेंट है, उसके जो अभिकर्ता है, उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं ना। तो याद कीजिए जब आपको क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा रहे थे तो क्रॉस पॉलिनेशन के जो एजेंट है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पर परागण का जो टाइप है, प्रकार है, इनके बारे में आपको बताए थे उस समय में। एनिमोफिली, एंटेमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली, ऑर्निथोफिली, है ना, मेलेकोफिली। तो ये सब जितने भी है ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चिरिप्टोफिली, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो उनमें से आपको सब एक एक टर्म को आपको याद रखना होगा। हम जब आपको क्या बोल रहे हैं, तो हम एक छोटा सा वीडियो में आपको उस तरह बना देंगे कि इनके बारे में, इनके द्वारा पर परागण को क्या कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर बात करें कीट के द्वारा, जब इंसेक्ट का बात आ जाएगा कि इंसेक्ट के द्वारा, कीट के द्वारा जब बात आएगा तो कीट के द्वारा जो परागण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कीट के द्वारा परागण जो होते हैं उसे हम लोग कहते हैं एंटेमोफिली। क्या कहते हैं उसे, एंटेमोफिली। तो ये एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटेमोफिली, यहाँ पर है, देखिए एंटेमोफिली। याद रखें ये इतना आसान नहीं है, आपको याद रखना होगा इस तरह से। एंटेमो और फिली दो शब्द है, पहला शब्द है इंटोमो, और इंटोमो का अर्थ होता है इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब हम लोग जिसे कीट कहते हैं, पतंग कहते हैं ना। और दूसरा शब्द क्या है, फिली, और फिली का मतलब ही होता है पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन मतलब होता है परागण, मतलब जब पर परागण की क्रिया किसके द्वारा होगा, कीट के द्वारा, तो उसे हम लोग तो यहाँ पर आप गौर की जरा सुनिए, इंटेमो इंसेक्ट, इंटेमो इंसेक्ट। यहाँ पर हम इसके वर्ड पे नहीं बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आप केवल ये बोल सकते हैं इंटेमो इंसेक्ट, इंटेमो इंसेक्ट, तो दोनों एक जैसा लग रहा है, तो ये ध्यान रखें, इंटेमो इंसेक्ट। तो इंटेमो जुड़ा किससे, इंसेक्ट से, इनका मतलब ये होता है। और ये जब कीट के द्वारा पर परागण की क्रिया होती है तो उसे इंटेमोफिली कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है उनके बारे में जिक्र कर देते हैं। यह लिखा है एनिमोफिली। एनिमो का मतलब, एनिमो का अर्थ ही होता है एयर, विंड, है ना, जिसे हवा के द्वारा, बोले जब विंड के द्वारा, वायु के द्वारा जब पर परागण की क्रिया होती है तो उसे हम लोग एनिमोफिली कहते हैं, ठीक है। अब अगला हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में क्या होता है, आपको बताया था, हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर, जल। मतलब जब पर परागण की क्रिया जल के द्वारा होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली, है ना। और करते हैं जूफिली। जूफिली में क्या होता है, यहाँ पर जू मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनिमल, मतलब जब पर परागण की क्रिया जंतु के द्वारा होगा उसके द्वारा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जूफिली। जैसे आप इनके एग्जांपल में आपको याद होना चाहिए कि रेफ्लेसिया, है ना, लार्जेस्ट फ्लावर जो होता है उनमें जो पर परागण की क्रिया होता है वो हाथी के द्वारा होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि टेरेस्टेरियल का जो सबसे बड़े एनिमल है ना, जिसे वर्तमान समय में जिसे हम लोग हाथी कहते हैं ना, हाथी के द्वारा पर परागण की क्रिया होता है लार्जेस्ट फ्लावर में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेफ्लेसिया, है ना। चलिए, तो ये आपका 5 नंबर का आंसर जो हो जाएगा कि फूलों में कीटों के द्वारा परागण, तो एंटेमोफिली। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, 5 का बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं केसर या जाफरान पुष्प के किस स्रोत से पाया जाता है, कहते हैं विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द सोर्स ऑफ सैफ्रॉन केसर ऑफ जाफर। तो कहते हैं क्या कि केसर या जाफरान जो है वो पुष्प के कौन से भाग से प्राप्त करते हैं, तो ये पुष्प का कौन सा भाग से प्राप्त है, तो कहते हैं हम लोग उसी को कहते हैं वर्तिकाग्र, जिसे हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं इसे हम लोग, स्टिग्मा। तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कि भूमि के अंदर पाए जाने वाले उभयलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते
उसमें किस तरह का स्वयं परागन, स्वयं पर मतलब ये स्व परागन की बात कर रहे हैं, स्वयं परागन होता है। कहता है विच टाइप ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन अंडरग्राउंड बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर ओपन। आप जरा ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। ये चीजें मेरे ख्याल से आपको सीखने के लिए मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये चीजें आपके पास नॉलेज होना चाहिए। बट अगर ना तो इनको अच्छी तरह से इनको समझ लीजिए। जब ये बात कर रहा है किनका, भूमि के अंदर का, यहाँ बोल क्या रहा है, भूमि के अंदर पाए जाने वाले उभयलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते। एक तो ये कह रहा है कि पुष्प जो है भूमि के अंदर होता है, उसमें वो कभी खिलते नहीं है, और उसमें परागन होता है। कौन, स्वयं परागन। तो ये क्या कहलाता है, ऑप्शन दिया है हर्कोगेमी, ऑप्शन दिया होमोगेमी, ऑप्शन दिया क्लिस्टोगेमी, ऑप्शन दिया डिक्लिंग। अब बताइए क्या होगा, आप जरा ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। कहते हैं क्या, इन चीजों को आपको हम एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये एग्जाम में, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और इंपॉर्टेंट भी है। क्या कहते हैं कि जब या पॉलिनेशन की क्रिया जब कहां हो रहा है, तो कहते हैं क्या कि पुष्प में, और वो पुष्प कभी खिलते नहीं, वो पुष्प मिट्टी के अंदर अंडरग्राउंड वो रहता है ना। तो ऐसे जो पॉलिनेशन है वो किस पौधे में होते हैं, ये हम लोगों के लिए ज्यादा जानना जरूरी हो गया है। ये जो पॉलिनेशन होगा वो किसमें, तो कोमेलिना में एक पौधा। नंबर दूसरा आप लोग जान रहे ग्राउंड नट, जिसे हम लोग मूंगफली कहते हैं, तो मूंगफली हो गया, फिर उसके बाद कोमेलिना हो गया। इन सब में दो तरह का फ्लावर होता है, ध्यान रखिएगा इस सब चीजों को। देखिए इसमें दो तरह का, एक फ्लावर जो कहां होगा, मिट्टी के अंदर, और एक फ्लावर यहां ऊपर में जो होंगे वो खिलने वाला। एक यहां पर ये पुष्प ये बंद है, तो जो अंदर यहां पर ये मिट्टी के अंदर, और एक यहां बाहर, ये जो अंदर है इसी को हम लोग कहते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ये जो मिट्टी के अंदर है इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लिस्टोगेमस। ऊपर में जो उसे कहते हैं कैस्मोगेमस। अब ये जो क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर है, ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर हमेशा बंद ही रहता है, कभी खिलते नहीं, और इनके अंदर खुद का परागकण खुद के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं अंदर में। और ये चूंकि खुद का परागकण खुद के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर रहा है, इसलिए बोलते हैं स्वपरागन इसमें हो रहा है, स्वपरागन हो रहा है। चलिए ठीक है। और ये जब परागन की क्रिया, चूंकि ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में जब पोलिनेशन क्रिया, स्वपरागन की क्रिया होती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्लिस्टोगेमस या गेमी, उसी को हम लोग कहते हैं क्लिस्टोगेमी, या उसी को हम लोग कहते हैं अनुन्मीलिय परागन। तो इस तरह के जो भूमि के अंदर में जो पुष्प होते हैं जो कभी नहीं खिलते, इसमें जो पोलिनेशन होता है उससे हम लोग कहते हैं अनुन्मीलिय परागन, या इसी को कहते हैं हम लोग क्लिस्टोगैमी कहते हैं। ठीक है। और ये आपको किसमें देखने के लिए मिलेगा, तो मूंगफली में, जिससे हम लोग बादाम जिसे बोलता है, बादाम नहीं कह सकते, मूंगफली बोलना सही है। मूंगफली हो गया, और जिसे अंग्रेजी में ग्राउंड नट कहते हैं, उसके कोमेलिना। ये दो में जो दो, इसके अलावा और भी है जिनमें ये अनुन्मीलिय परागन, जिससे हम लोग कहते हैं क्लिस्टोगैमी की क्रिया होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। कहता है कि आपको ऑप्शन दिया, इनमें से बताइए कौन कौन सा जो है ये कौन द्विगुणित है। द्विगुणित मतलब डिप्लॉइड की बात करते हैं। अंडकोशिका, अंडकोशिका तो इसमें गुणसूत्र की जो संख्या होती है हम लोग जानते हैं कि ये हैप्लोइड होता है, जिसमें एन, जिसे हम लोग हैप्लोइड कहते हैं। सहायक कोशिका सिनर्जिड, इसमें भी एन होता है, मतलब ये भी हैप्लोइड होता है। एंटीपोडल सेल, ये भी हैप्लोइड होता है ना। और ये जो द्वितीयक केंद्रक है, जिसे हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहते हैं या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं ना, तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 2n होता है, और ये 2n मतलब हो गया डिप्लॉइड। तो इनके जो 8 नंबर के जो क्वेश्चन के आंसर होंगे वो क्या होगा, डी ऑप्शन, जिसे हम लोग द्वितीयक केंद्रक। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित फलों में से किसमें एरिल पाया जाता है। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ये जयपुर में बहुत बार पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित फलों में से किसमें एरिल पाया जाता है, ये तो यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में किसमें एरिल पाया जाता है, तो ये भी रहता है कि किसमें एरिल खाया जाता है। ऑप्शन आपको दिया रहेगा, जैसे लीची हो गया, शरीफा हो गया, ये सब का रहता है एग्जाम में कि किसका खाने के भाग का नाम क्या है, तो क्वेश्चन उल्टा के पूछ देगा ऐसे करके। देखो निम्नलिखित फलों में से किसमें एरिल पाया जाता है, कहता है कि एरिल इज फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रूट। तो क्या है, कौन है, तो पहला सेब, सेब का तो पुष्पासन खाते हैं हम लोग। आम का हम लोग मीजोकार्प खाते हैं, गुद्दा वाले भाग को खाते हैं हम लोग। शरीफा, कस्टर्ड एप्पल, हाँ, इसका जो खाने योग्य भाग है वो है एरिल। और ये नाशपाती जिसे पियर, तो सेब और नाशपाती दोनों का हम लोग पुष्पासन खाते हैं, सेब भी और पियर नाशपाती का भी। हाँ, लेकिन शरीफा में एरिल पाया जाता है, हम लोग इनका एरिल खाते हैं। शरीफा हो गया, लीची, इन सब का हम लोग एरिल खाते हैं। ठीक है। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10,
कहता है कि जरायुजता किसमें पाया जाता है। हम बात करें विविपेरी इज फाउंड इन, देखिए ये सवाल जब बॉटनी में पूछा जाए तो इनका जवाब अलग है ना, और यही चीजें जब आपको जूलॉजी में पूछा जाएगा उनका जवाब अलग होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात कर रहे हैं जरायुजता किसमें है, यानी विविपेरी इज फाउंड, विविपेरी किसमें पाया, जरायुजता किसमें पाया जाता है। यहाँ पर जो जरायुजता के बारे में बात कर रहे हैं, इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं, आपको बता दलदली क्षेत्र में कुछ पौधे पाए जाते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं इसका नाम है राइजोफोरा। आमतौर पे इनमें क्लास 11 में आपको बहुत सवाल रहता था, जैसे कि इनमें जो रूट होता है, वो रूट जो होते हैं जिसे हम लोग रेस्पायरेशन रूट कहते हैं, है ना। तो इनमें जो इनके रूट में ये एबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि ये इनकी जड़ के द्वारा रेस्पायरेशन की क्रिया किया जाता है, वायु से ये ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो 10 नंबर जो है जरायुजता किसमें मिलता है, ऑप्शन दिया आपको मदार, राइजोफोरा, पानी फल और नन, कोई। तो इसका जो आंसर होगा वो राइजोफोरा होगा, और राइजोफोरा जो है इसी में जो है जरायुजता इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो इसका 10 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर है 11। ये सब आसान है, आप तो आप खुद भी कर सकते हैं। फलों के अध्ययन के विज्ञान को, फलों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं, कहते हैं द स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड। तो फल के अध्ययन को हम लोग कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं हम लोग इसे, पोमोलॉजी। फल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्या कि एक परिपक्व भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं तथा केंद्रक होती है। कहता है इन ए टाइपिकल एम्ब्रियो सैक हाउ मेनी सेल्स एंड न्यूक्लियाई आर फाउंड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये खूब आया है ये, और इनसे ये सवाल पूछते रहता, कभी एक साथ में कभी तोड़ के, क्या किस तरह से तोड़ेगा और किस तरह से एक साथ पूछेगा, ये दिया गया। एक परिपक्व भ्रूणकोश, बात कर रहे हैं हम किसका, तो कहते हैं कि एम्ब्रियो सैक में, एक एम्ब्रियो सैक में, एम्ब्रियो सैक अगर आपको याद हो ना हो तो हम एक बार ये डायग्राम बना के आपको दिखा। देखिए इनसे आप, मेरे ख्याल से इस बार बोर्ड एग्जाम में ये चित्र आपको बनाने के लिए दे सकता है, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक सेल है, और एक सेल के साथ में कौन है, तो सहायक सेल, और यहां पर जो है पोलर न्यूक्लियाई जिसे आप लोग द्वितीय केंद्र कहते हैं, और ऊपर में 3 गो जो है एंटीपोडल सेल है। ये पूरा डायग्राम है और इन्हीं से सवाल यहाँ पर है। तो सवाल दिया है कि एक परिपक्व भ्रूणकोश, यहाँ पर एक जो टाइपिकल एम्ब्रियो सैक है वो ये है। तो कहता है कि इनमें आप बताइए कि कितनी कोशिका होती है, कहते हैं इसमें कितनी कोशिकाएं तथा केंद्रक, इसमें कितनी कोशिका और केंद्रक होती है। तो एक बात याद रखिए, नॉर्मली प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या, यहाँ जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है जिसे हम लोग द्वितीय केंद्र, इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये द्वितीय केंद्रक जो है इसमें थोड़ा झोल है। क्यों, यहाँ पर 3 सेल है तो तीनों में एक एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर 3 सेल, इसमें भी एक एक न्यूक्लियस है, लेकिन ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है इसमें 2 केंद्रक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पहले कोशिका काउंटिंग कर लीजिएगा, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 6 हो गया, 6 1 7 और 1 कितना हो गया 8। यहाँ पर सेल जो है, यहाँ पर जो द्वितीय न्यूक्लियाई जो यहाँ पर सेल 2 को आपको लग रहा होगा देखने की ऐसे सटा हुआ है, वो 2 सेल है। ये इसी में बच्चा कंफ्यूजन करता है कि यहाँ पर सेल 2 को नहीं है, न्यूक्लियस 2 को है, तो ये दोनों मिला हुआ है, तो मिलके कितना सेल बना है, 2 सेल, लेकिन न्यूक्लियस कितना 2, तो यहाँ पर कितना हो गया, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 3 कोशिका है, तो 3 कोशिका, ऊपर में 3, 6 कोशिका, और यहाँ पर 2 कोशिका आपस मिलकर एक कोशिका बनाता है, तो 3 3 6 और 1 कितना हो गया 7, तो इनमें 7 कोशिकाएं होगा। कितना कोशिका, 7। अब आगे केंद्रक कितना होगा, तो इसमें जोड़ लेते हैं, तो उसमें एक एक केंद्रक, तो 3, नीचे में एक केंद्रक कितना 6, और बीच में जो आप सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसको बोले थे, इनमें आपको कितना रहेगा 2, तो 6 कितना हो गया 8। तो कहता है कि एक परिपक्व भ्रूणकोश में, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में जो है 7 न्यूक्लियस होता है और 8 केंद्रक होता है। कभी कभी इनको तोड़ के पूछता है, केवल पूछ दिया आपको क्या कि इसमें कोशिकाएं कितनी होती है, या तो केवल केंद्रक कितना है, दोनों नहीं पूछता है, कभी कभी इनको दोनों पूछता है। ये चीज है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सेब का खाया जाने वाला भाग, आपको इससे पहले भी बात की थी कि सेब का जो हम लोग पार्ट खाते हैं वो क्या खाते हैं, तो होता है पुष्पासन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थैलेमस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो पुष्पासन जिसका थैलेमस। तो 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, थैलेमस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि परिभ्रूणकोश निम्न में से किसका बचा हुआ भाग है। कहता है क्या, पेरिस्पर्म रिमेनिंग पार्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। कहता है कि परिभ्रूणकोश जो है निम्न में से किसका बचा हुआ भाग है,
बीजांडकाय का, न्यूसेलस का, भ्रूण का, भ्रूणपोष का, इंटेगुमेंट या अध्यारोपण का, इनका खाने योग्य जो भाग होगा वो परिभ्रूणपोष का जो बचा हुआ जो भाग होता है वो होता है किनका, तो बीजांडकाय का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यूसेलस। 14 का नंबर का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि स्वपरागन रोकने हेतु, स्वपरागन को रोक देना हेतु पराग कोष को हटाने की क्रिया क्या कहते हैं। नॉर्मली आपको याद कीजिए, आपको पढ़ाए थे कंट्रावेंशन ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, पर परागन की प्रयुक्तियां। नॉर्मली आपको बता दें कि स्वपरागन में जो प्रोडक्शन होता है फसल की वो कम होती है, तो सभी किसान को, सभी को चाहिए कि ज्यादा मात्रा में फसल उत्पादन हो, है ना। तो उनके लिए भी पर परागन की क्रिया सबसे बेहतर है, यानी क्रॉस पोलिनेशन, है ना। तो क्रॉस पोलिनेशन बेहतर है। तो जहां पर स्वपरागन की क्रिया होने वाला ये संभव है, वहां पर उस स्वपरागन की क्रिया, उस सेल्फ पोलिनेशन को रोका जाता है और उनके जगह पर परागन की क्रिया, क्रॉस पोलिनेशन को कराई जाती है। तो ये क्रिया कैसे होगी, तो कहता है कि स्वपरागन की क्रिया ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के जो मेल पार्ट जो होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्टामेन, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं पुंकेसर, तो उन्हें काट कर हम लोग हटा देते हैं ना। जब उनको काट कर हटा देते हैं तो वहां पर अब स्वपरागन नहीं होगा, पर परागन। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर अब किसी दूसरे पुष्प के परागन आके गिरेंगे उसमें, है ना, तो क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं आपको कि स्वपरागन रोकने हेतु पराग कोष को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं एमैस्कुलेशन, या उसी को हम लोग कहते हैं विपुंसन। तो ऑप्शन में दिया आपको पुष्प खिलन, विपुंसन, एमैस्कुलेशन, ये किनबन, इससे कुछ नहीं होगा। 15 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 15 का एमैस्कुलेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं विपुंसन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि यदि मक्के के द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 20 है, तो मक्के के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बायोलॉजी में जो है मैथमेटिकल टर्म आ गया, अब इनको जो है अब सोल्व करना बहुत ज्यादा भारी नहीं है, ये बहुत हल्का है, बस खाली एक बार देखिए हो जाएगा, कुछ नहीं है। कहता है मक्के के द्विगुणित कोशिका बोला, यानी डिप्लॉइड सेल का बात कर रहा है। डिप्लॉइड सेल का मतलब होता है 2n। तो आपको कह रहा है कि यदि मक्के के द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 20 है, मतलब डिप्लॉइड, मतलब द्विगुणित का बात, द्विगुणित कोशिका में कितना 20 है, तो 2n बराबर कितना है 20 हो गया। अब कह रहे हैं क्या कि तो इसके युग्मक में जो क्रोमोसोम होता है, जिसे हम लोग गेमिट का बात करें, तो गेमिट में क्रोमोसोम होता है n। तो आपको बोला कि n बराबर व्हाट, n का मान निकालिए, यही बोला है ना। तो ये कुछ नहीं, आप इसका क्या बोला n फ्री कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना है 2n बराबर कितना 20, तो 2 और n के बीच में गुना का है, तो उस पर चलेगा किसमें डिवीजन में, तो n बराबर कितना हो जाएगा 20/2, कितना बार में 10 बार में, तो n बराबर कितना हो गया 10। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो इनका 10n का मान है, लेकिन ये कहा भी तो था आपको कि युग्मकों का ही संख्या निकालना है। तो युग्मक में क्रोमोसोम नंबर n होता है, तो n का मान कितना गया 10 आ गया। तो इनमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हो गया ए नंबर। 16 का कितना हो गया आंसर, ए नंबर, है ना। चलिए, तो अब आता है 17 नंबर में, कहते हैं क्या परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है। ये तो थोड़ा सा उलझा बोला है, क्योंकि आपको जब तक इनको आप अच्छा से ये कहते हैं ना कि आपको अभ्यास जरूरी है, आपको परफेक्ट चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए कि बोर्ड में सबसे बेहतर। देखिए एक बार बता देते हैं, टॉपर बनना ये आसान नहीं है, फर्स्ट करना बहुत बड़ी बात अभी नहीं रह गया है ना। आपको बेस्ट अगर करना है, कि उनमें से बेस्ट अगर करना है, तो उनके लिए आपको अभ्यास चाहिए, और अभ्यास सही आप उसमें करंट रहेंगे और आप सही बना पाएंगे, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अभ्यास, प्रैक्टिस आपका चलते रहना चाहिए। ये जो वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है स्पेशल, जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग, उनके लिए जो हो रहे हैं प्रिपेयर, उनके लिए है। और आप अच्छा से इन वीडियो को रिपीट करके इन सब चीज को समझते हुए जब आप इनको क्लियर करेंगे, तो आपका उम्मीद करते हैं कि बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। और भी जो मॉडल सेट जो आपका निकला हुआ है जैक बोर्ड का, वो हम आपको इसी तरह वीडियो के द्वारा आपको बनाया जाएगा, फिर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए, तो कहता है क्या परागकण का जो सबसे बड़ा केंद्रक होता है, तो परागकण का जो सबसे बड़ा केंद्रक होते हैं, अगर आपको याद हो तो याद कीजिए जरा सा आप लोग, ये जो परागकण है,
तो परागकण में सबसे पहले बताए थे, परागकण जो है चारों तरफ से 2 लेयर से घिरा रहता है। एक होता है ये बाहर वाला, जिससे हम लोग क्या कहते हैं साइन, अंदर वाले को क्या कहते हैं इंटाइन, है ना। तो ये चीज, इनसे भी सवाल रहता है, हम डिस्कस कर देंगे। तो इनके अंदर में एक होता है बड़ा न्यूक्लियस, है ना, और एक होता है छोटा न्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियस होता है, बड़ा न्यूक्लियस। ये बड़ा न्यूक्लियस ही आगे चलकर पराग नली बनेगा। यहाँ पर जो जर्म ट्यूब रहता है उसी से जो पराग नली बनेगा यही बनाता है ना। तो पराग नली का निर्माण, ये भी सवाल रहता है। तो ये जो बड़ा न्यूक्लियस है, इसी बड़ा न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं क्या, कायिक कोशिका, या उसी को हम लोग वेजिटेटिव सेल कहते हैं। तो याद रखिएगा कि परागकण का जो सबसे बड़ा केंद्रक है, द लार्जेस्ट न्यूक्लियस ऑफ द पोलन ग्रैन, तो लार्जेस्ट जो न्यूक्लियस होता है वो कौन होता है, तो वेजिटेटिव सेल होता है। और यही वेजिटेटिव से पोलन ट्यूब का निर्माण करता है। समझे बात को, पोलन। और ये जो छोटा वाला है, ये छोटा वाला है जनन कोशिका, जिसे हम लोग कहते हैं जनरेटिव सेल। और ये जनरेटिव सेल टूटेगा और 2 मेल गैमीट का निर्माण होगा, 2 नर युग्मक का निर्माण करता है। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये जो जिसे हम लोग जनन कोशिका कहते हैं, याद रखिएगा। जनन कोशिका नर युग्मक मेल गैमीट का निर्माण करेगा, और वो भी कितना, परागकण का एक, ये जो जनन कोशिका है, जनरेटिव सेल है, ये 2 मेल गैमीट का निर्माण करता है। और ये बेचारा कायिक कोशिका जो ये एक ट्यूब का निर्माण करेगा, और उसी ट्यूब के अंदर ये जो है नर युग्मक के रूप में नीचे तरफ आएगा। ठीक है, जो आखिर में वो इम्ब्रियो सैक में प्रवेश, इसमें इम्ब्रियो सैक में प्रवेश जो बताए थे, इम्ब्रियो सैक में प्रवेश करेगा। ठीक है, आइए देखिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं, निम्न में से किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। ऐसे आपको बता दें कि यहां पर जब निषेचन का बात कर रहा है, फर्टिलाइजेशन का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर निषेचन, यहाँ पर अलग, जैसे कि जल के लिए तो आमतौर पे आप समझ लीजिए कि जो पौधा पानी में रहेंगे या पानी के आसपास रहेंगे, आमतौर पे जो पानी में होंगे तो उसमें जल के द्वारा निषेचन होने की संभावना रहता है। आमतौर पे अगर एनिमल का बात करें, जैसे कि मेंढक हो गया, तो मेंढक में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ, तो जल में होता है फर्टिलाइजेशन। तो इसमें यहाँ पर का बात कर रहा है। तो पहला वाला शैवाल भी जल में रहता है। अगला ब्रायोफाइटा रहता है। टेरिडोफाइटा, ऑप्शन डी में क्या दिन में सभी देखिए, ये इसमें भी जल के द्वारा होगा, टेरिडोफाइटा में भी होगा, ब्रायोफाइटा में भी होगा, तो इनमें सभी हो जाएगा। डी नंबर, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, है ना। 18 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, 18 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहते हैं, कहते हैं कुछ जानवरों जैसे घोंगे, गिलहरी, सांप इत्यादि द्वारा पर परागन के रूप में जाना जाता है। जब घोंगा, गिलहरी सब के बारे में बात करते हैं तो इनके परागन को क्या कहते हैं हम लोग, है ना। तो कहते हैं कि ऑप्शन दिया ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली तो पक्षी के द्वारा परागन होता है। चिरिप्टोफिली चमगादड़ के द्वारा हो जाता है। और एनिमोफिली वायु के द्वारा हो जाता है ना। और बात करते हैं आखिर में था मेलिकोफिली। ये मेलिकोफिली है जिनके द्वारा क्या होता है, घोंघा के द्वारा या गिलहरी के द्वारा या सांप के द्वारा। ठीक है, तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। ये भी एग्जाम में रखिएगा। यहाँ पर हम तीनों दिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको कोई एक गो देगा घोंघा, एक गो देगा गिलहरी या सांप। तो ये तो चीजें आप ध्यान में रखिएगा, ये चीजें आप पढ़, इसलिए आपको बोले प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखिए समय अभी भी आपके पास है। आप जो सोच रहे हैं कि समय नहीं, समय अभी भी है। अभी भी बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको दिन में एक लॉन्ग क्वेश्चन आप रेडी कीजिए। एक लॉन्ग क्वेश्चन आप चाहे तो अभी इस तरह का उतना तो समय आपके पास नहीं है कि जो आप मतलब पूरा फ्री होके एक केवल का नहीं। आप हर एक दिन के अंदर में अलग अलग सब्जेक्ट जो आप लोगों का, जो आपको सर आपके लिए इंपॉर्टेंट बताए हैं, उनको उठाइए और आज ही उनको कंप्लीट कीजिए। क्या ये एग्जाम में आने वाला आएगा, ये एकदम कंफर्म आएगा, और उनको इस तरह सोच के उनको कंप्लीट कीजिए। याद रखिए एक क्वेश्चन जब आपके हैंड में हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपकी जो हिम्मत है ना वो डबल हो जाएंगे, और वो एक मतलब अगले दिन आप 2 क्वेश्चन रेडी कर सकते हैं, है ना। हिम्मत बढ़ाइए। चलिए तो अब हाँ क्या बोले थे, हथिन का आंसर क्या हो जाएगा, मेलिकोफिली, सी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है 20 नंबर में, कहते हैं क्या वायु परागन, कह रहे हैं क्या वायु परागन किसमें सामान्यता होती है। आपको अभी भी बताए थे, ऑर्किड वायु परागन नहीं, लेग्यूम नहीं, लिली नहीं, घास। आपको बताया था ना भी कि वायु परागन किसमें होता है, धान, घास, बांस, मकई। धान, घास, ये पहला क्वेश्चन यही था, धान, घास, बांस, मकई, इनमें जो परागन की क्रिया होता है वो किनके द्वारा होता है, तो कहता है वायु के द्वारा, तो घास में होता है। तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। 20 का आंसर डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 लीजिए, ये भी मैथमेटिकल टर्म में जैसा है। अब देखिए इनको भी सॉल्व कीजिए। क्या कहते हैं सवाल आपको,
कहता है कि यदि पुष्पी पौधे की जड़ों में, यहां पर जड़ का बात कर रहे हैं, ये भी थोड़ा आप लोगों को एक बार हम डील कर देते हैं जिससे आपको लगे। याद रखिएगा बॉडी पार्ट जो होता है, बॉडी पार्ट में क्रोमोसोम नंबर हमेशा डिप्लॉयड ही होता है, 2n ही होते हैं। कुछ पार्ट है, पार्ट ने पौधे के अंदर के कुछ पार्ट है जिनमें क्रोमोसोम नंबर n मतलब हैप्लोइड होता है, बाकी सब में डिप्लॉयड सेल होता है जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n होता है। अगर बात करें तो जड़ में भी गुण संख्या 2n होता है, पत्ती में भी 2n होता है, पुष्प में भी क्रोमोसोम नंबर 2n होता है, फल में भी क्रोमोसोम नंबर 2n होता है, स्टेम में भी क्रोमोसोम नंबर 2n होता है, मतलब डिप्लॉयड होता है। तो हैप्लोइड किसमें, तो हैप्लोइड होता है किसमें, परागकण में, पोलन ग्रेन में, एक सेल में, अंड कोशिका में, है ना, इनमें पोलन, इनमें परागकण की जो उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो n होता है, ठीक है। लेकिन अब यहां देखिए, कहता है यदि पुष्पों की जड़ों में, जड़ का बात कर दिया, तो जड़ में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होता है 2n, जिसे हम लोग डिप्लॉयड कहते हैं। और 2n बराबर आगे कहता है जड़ों में कितना, 24